नमस्कार, वक्त हो गया है सियासी शतरंज का और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको उस हकीकत से रूबरू करवाएंगे जो आपने अभी तक मुद्दों के अंदर छिपी हुई इलेक्शन से पहले सुनी होगी। यानी चुनावों के अंदर ये जिक्र जरूर होता है कि किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने किस तरीके से काम किया है या करना है, दावे वादे बहुत होते हैं। लेकिन हम आज एक ऐसे विषय से शुरुआत करें इस कार्यक्रम की जिसको बताने के लिए सबूत आपके आसपास बहुत सारे मौजूद होंगे, लेकिन उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे कि हकीकत में जम्मू कश्मीर के अंदर खेलों की स्थिति क्या है। युवाओं के रोजगार की बात होती है, बच्चों के लिए पढ़ाई का जिक्र होता है, लेकिन खेल सुविधाओं का जिक्र कितनी ही पार्टियां और कितने सियासतदान करते हैं। किस हद तक जम्मू कश्मीर के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए नजरअंदाज करने का रवैया अभी तक बना हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस मामले पर बहस भी होगी और वो भी लोग अपनी जुबानी कहानी सुनाएंगे जो जम्मू कश्मीर में दरअसल बाकी राज्यों के अंदर जाकर खेल खेलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं खुद को वो पिछड़ा हुआ इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वहां पर सुख सुविधाएं वैसी नहीं जो मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर पहले जरा स्टेडियम का हाल आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई में कुछ विकास हुआ या फिर सिर्फ बातों के अंदर आप सुनते हैं कि हर गांव के अंदर एक मैदान तैयार होना चाहिए। पहले रिपोर्ट आप देखिए। खेल भी है और खिलाड़ी भी, लेकिन जब स्टेडियम की हालत खस्ता है तो शागिर्द खुले आसमान में कुलाचें कैसे भर पाएंगे। बेशक प्रतिभाएं भी हैं और आगे बढ़ने की तमन्ना भी, लेकिन वो शोहरत और बुलंदी के हकदार नहीं। कागज इधर से उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन मर रहे खेल के मैदानों को जिंदा करने की पहल अभी भी नहीं की गई। फुटबॉल पर उपेक्षा की किक लगी है तो बॉक्सिंग पंच से जख्मी है। खेल विकास की योजनाएं अखाड़े में चित हैं। जाहिर है खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन किस्मत के सितारे बुलंद नहीं हो पा रहे हैं। खेल में करियर बनाने का बड़ा मकसद शोहरत और बुलंदी हुआ करता है। खेल के इस खेल में लोगों ने जेबें भर ली हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों को वो मुकाम नहीं मिल सका है जिसके वो असली हकदार थे। दरअसल करे कोई और भरे कोई की कहावत जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल पर सटीक बैठती है। मौलाना आजाद स्टेडियम में नए इंडोर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 3 साल से ज्यादा की देरी का खमियाजा अब सैकड़ों खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। मौलाना आजाद स्टेडियम में 9 अप्रैल 2013 को पूर्व खेल मंत्री ताज मोहिउद्दीन ने मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नींव पत्थर रखा था। उस समय इसे 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक 6 साल बीत चुके हैं, अभी भी इसके फर्श का काम बाकी है। ऐसे में खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को सही ढंग से अभ्यास करने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं अगर बात करें शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो साल 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद 4 साल से ज्यादा समय से पहले किए गए मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए सरकार ने आधुनिक सुविधाओं के लिए और मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 16 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत स्टेडियम के निर्माण का वादा किया था। हालांकि खिलाड़ियों ने सरकार पर वादों को पूरा करने में असफल रहने का आरोप लगाया है, क्योंकि इन प्रोजेक्टों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। 2014 में आई बाढ़ के कारण बॉक्सिंग रिंग, टेबल टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी पहचान की थी, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए रखे गए थे। लेकिन इसके बावजूद स्टेडियम अपनी हालात पर आंसू बहा रहा है। अच्छे खिलाड़ी के खेलने के लिए ना तो खेल स्टेडियम के हालात सही हैं और ना ही खेल स्टेडियमों में पर्याप्त सुविधाएं हैं। और जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को दिया गया, वो पैसा स्टेडियम के लिए खर्च नहीं किया गया है। अगर ये पैसा खर्च किया गया होता तो स्टेडियमों की हालत शायद कुछ बेहतर होती। ये रिपोर्ट देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अचानक आ गया है कि खेल के मैदान पर खिलाड़ियों पर इतनी चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्टेडियम का हाल है, जो खिलाड़ियों का हाल है, जो सुविधाओं का अभाव है, वहां अगर सत्यपाल मलिक, राज्यपाल जम्मू कश्मीर के, अगर ये कह दें कि हर गांव के अंदर मैदान तैयार होना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की घोषणा तक कर दें, तो सवाल बनते हैं। जरा सत्यपाल मलिक की जुबानी में सुनवा देते हैं खेलों पर उनकी राय क्या है और क्या कुछ संभव है निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर में। दरअसल मुद्दा इस तरह का है जिस पर न जाने कितनी बार बयानबाजी हुई है और सभी सरकारों ने समय
समय समय पर यह कहा है कि उन्होंने बहुत योगदान दिया है खेलों को बढ़ावा देने में। सत्यपाल मलिक जरा क्या कह रहे थे इस मामले पर, वो आपको सुनवाते हैं। कुछ नहीं छोड़ा है हमने। 6 बजे के बाद श्रीनगर में तो कोई बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। सिनेमा नहीं है, कैफे नहीं है, बाहर जाने की जगह नहीं। अभी मैंने एक सिनेमा घर की नींव डलवाई है। लेकिन खेल ऐसी चीज है जो इनका मन भी लगाएगा, इनका विकास भी करेगा। अब जरा सुनने के बाद ये अजीब लग सकता है आपको कि जहां स्टेडियम की मरम्मत ना हो रही हो, जहां बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनसे जुड़ी कोई सुविधा ही ना हो, ना वहां पर कोच मौजूद हो, तो कैसे ये विश्वास किया जाए कि आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसा होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का निर्माण भी हो सकता है। पहले तो जो मौजूद है उनका रखरखाव नहीं हो पाता। हम आपको और भी लोगों की जुबानी सुनवाएंगे कि आखिर यह हकीकत कितनी कड़वी है। खेलों की तरफ रुझान नहीं है, ध्यान नहीं है, या वाकई में नजरअंदाज करने की हद हो गई है समय खेलों को। इसी पर ज्यादा बातचीत के हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ आपका करवा दें। खेल संवाददाता आसिफ रशीद हमारे साथ स्टूडियो में है, वरिष्ठ संवाददाता हिलाल हंजूरी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जम्मू से ललित खजूरिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल आपसे हिलाल हंजूरी, आपने मलिक को भी सुना होगा, सत्यपाल मलिक क्या कह रहे थे अभी कि हम इस तरह का निर्माण करना चाहते हैं, इस तरह का काम करना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक बन जाएं। सच में आपको लगता है कि यह हकीकत है? इस तरह की बातें करना मजाक नहीं है क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? श्रीनगर से अगर आप बैठे हैं तो आप जरा श्रीनगर की परिस्थिति बताएं, क्या ये ख्वाब बेईमानी नहीं लगता आपको सुनकर? जी बिल्कुल प्रियंका, अगर हम पूरे कश्मीर की बात करेंगे या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं पूरी दुनिया को लेकर अगरचे एक सेहतमंद समाज की जमानत रहती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर तो मैं समझता हूं कि कश्मीर के हालात को लेकर या कश्मीर के वातावरण को देखकर इसका यानी स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं जो लिंक है वो अमन के साथ भी जुड़ा हुआ है। साल 2016 का अनरेस्ट हमने देखा और उसके बाद उस अनरेस्ट को कैसे कूप अप किया गया, तो उसमें स्पोर्ट्स का एक अच्छा खासा रोल रहा। जब जो छोटी बच्ची थी जो किक बॉक्सिंग में जिसने अपना नाम कमाया और उसके बाद किस तरह से वो शिफ्ट जो है एक अमन की तरफ चले गए, तो उसमें अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स का एक अहम रोल रहा है। और उससे पहले भी अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हर कोई सरकार जो यहां पर आई है हर बार ये जरूरत समझी गई कि यहां पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि यहां के जो खिलाड़ी हैं उनमें एक खुदादाद सलाहियतें हैं, क्योंकि गॉड गिफ्ट उनमें वो सलाहियतें हैं, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, ताइक्वांडो है या जितने भी मार्शल आर्ट एक्टिविटीज है, उसमें हमने देखा कि जम्मू कश्मीर का नाम जो है काफी ऊपर है। लेकिन बदकिस्मती जो रही है वो यही है कि हर बार दावे तो किए गए, हर बार फंड्स तो रिलीज हुए, लेकिन ग्राउंड पे वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं, ग्राउंड पर वो कहीं दिखे नहीं हैं। क्योंकि अगर आज तक जितने भी फंड से हर बार स्पोर्ट्स के लिए जो अलग अलग बजट बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो फिल वक्त तक सिर्फ जम्मू और कश्मीर में 103 प्ले फील्ड्स हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, जो स्पोर्ट्स काउंसिल के पास है, जो स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन इसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या जो इसके माहिरीन हैं उनका अगर हम मानेंगे तो अगर हालात का या आबादी का तनासुब देखेंगे तो अब रिक्वायरमेंट समझी गई है कि जम्मू कश्मीर में 2500 प्ले फील्ड्स होने चाहिए, यानी हर 8000 लोगों के लिए एक प्ले फील्ड होना चाहिए, और ये तजावीज अब आ रही हैं। अब देखने वाली बात है कि इससे पहले जो लोग थे उन्होंने इसकी जरूरत क्यों नहीं समझी, और यही वजह है कि श्रीनगर में जो एक वोलेटाइल इलाका है जहां पर अभी भी हमारे पास सिर्फ जो है 103 ही ये फील्ड्स है, और जहां पर काम करने की जरूरत थी ताकि यहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाता, ताकि यहां पर नेशनल मैं आपके पास आऊंगी एसआरओ वाला मुद्दा भी लेकर कि खिलाड़ियों को जब मिलनी चाहिए नौकरी, जब उनको काम मिलना चाहिए, जब उनको खेलने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो वो किस तरीके से समय परेशान हो रहे हैं, क्या वाकई में वो वादा पूरा हुआ? लेकिन कुछ खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की जुबानी सुनवाते हैं कि अगर वो जम्मू श्रीनगर में रहते हैं क्या वाकई में स्कोप है, कोई उम्मीद और इरादा कितना इस समय उनको नोच रहा है इस बात को लेकर कि आखिर जो बातें होती हैं वो धरातल पर उतरती नहीं कभी। ऐसे में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस बात को लेकर ही नाराज रहते हैं कि घर से बाहर निकलकर स्टेडियम जाने का फायदा क्या जब वहां पर कोई सुविधा ना हो। खिलाड़ियों की जुबानी जरा सुनिए आप। हाँ, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक करना चाहिए ताकि यहाँ पे एक्सपोजर मिले काफी बच्चों को। यहाँ पे काफी कम बच्चे आते हैं जो यहाँ पे गेम्स खेलते हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि वो बच्चों को भेज सकें। तो आई शुड ट्राई कि मैं ये चाहती हूँ बोलना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा करे ताकि स्टूडेंट्स और ज्यादा यहाँ पे आए और गेम्स अपनी स्टार्ट। और भी बहुत सारी गेम्स आनी चाहिए यहाँ पे ताकि बहुत सारे बच्चे आए, वो खेले, यहाँ पे उनको एक्सपोजर मिले बहुत सारी गेम्स।
तो ये तो वो बच्चे हैं जो खेलने के लिए निकलना तो चाहते हैं, खेल भी रहे हैं, लेकिन जितना संसाधन है उसी में खेलने का जिम्मा है इस समय तमाम खिलाड़ियों पर, युवाओं पर भी। ललित खजूरिया, क्या स्पोर्ट्स काउंसिल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? अगर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा, इतनी उदासीनता किसकी वजह से और किस स्तर पर आप इसको देखते हैं कि ये खामी है या फिर नजरअंदाज करने का ऐसा तरीका है कि लोग सिर्फ सवाल करते हैं, जवाब नहीं मिलता उन्हें? देखो, जो स्पोर्ट्स की एक पॉलिसी बनी थी यहाँ पे 2002 को, जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने कहा था कि हम एक नई पॉलिसी तैयार करेंगे। उस पॉलिसी के तहत ये था कि किस तरह के कोचेज लाए जाएंगे, कहां कहां स्टेडियम खोले जाएंगे, कहां कहां जो भर्ती होगी, जो एम्प्लॉयज की भर्ती होगी, उनके ट्रांसफर का क्या होगा, कौन कौन से हम खेलों को बढ़ावा देंगे। ये सारी पॉलिसीज तो देखने में और सुनने में बड़ी अच्छी थी, और जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार आई थी उसके बाद अब 17 साल हो गए हैं, इस पॉलिसी पर कोई काम नहीं किया गया। सत्यपाल मलिक साहब की एक चीज बड़ी अच्छी है कि ये जिस तरह के बयान देते हैं ये राजनीतिक बयान होते हैं, और राजनीतिक जब बयान दिए जाते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की जाती है। देखिए, खेलों का महत्व सबसे ज्यादा ये है, नौकरी मिले ना मिले, लेकिन आपको एक ऐसा खिलाड़ी तैयार करना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब देश का, स्टेट का और अपने जो समाज है उसका नाम रोशन कर सके। आज तक जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा सके, या फिर जम्मू कश्मीर के नाम का उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये किया। लेकिन दूसरा इसका एक और पहलू, मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि अगर खिलाड़ी जो वहां पर खेलना चाहते हैं उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो जम्मू कश्मीर से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा होकर सीधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लग जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। जब सरकारें ये कहती है कि हम अपने वादों को पूरा करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना देंगे, हर गांव के अंदर एक मैदान होना चाहिए, तब 25 खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलती जिनसे वादा किया जाता है। मैं वही बता रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दूंगा, कठुआ में एक गांव है, बरनोटी के पास एक गांव है, वहां पर बकायदा बॉर्डर के डेवलपमेंट फंड्स आते हैं, उसमें बकायदा एक स्टेडियम के लिए 75 लाख रुपया आता है। लेकिन वहां का जो विधायक है, कठुआ का जो विधायक है, वो उस 75 लाख को ट्रांसफर कर देता है गांव की सड़क बनाने के लिए। पैसा आया स्टेडियम के लिए, पैसा आया खिलाड़ी को तैयार करने के लिए, लेकिन जब राजनेता इस राजनीति में घुसते हैं और वादे जब करते हैं तो उसका जो नतीजा वो ये निकलता है कि उस स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाता, 75 लाख कहीं और पर खर्च कर दिया जाता है। जब आप मंत्रियों के इस तरह की ईमानदारी देखेंगे तो सवाल उठना लाजमी है कि आप खिलाड़ियों के फेवर में किस तरह से है। ये साफ पता चल जाता है कि आप सड़क के निर्माण के लिए, देखिए, जो आपका बॉर्डर के लिए, जो आपके गांव के लिए एक बजट होता है, वो राष्ट्रीय नेशनल लेवल से ये स्कीम आती है और उसको आपको इसी पे खर्च करना है। लेकिन वहां के विधायक ने ये फंड कहीं और ट्रांसफर कर दिए। दूसरी बात यह है, स्टेडियम की यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप कठुआ की बात करें तो कठुआ में एक स्टेडियम है और बाकी उसके आसपास जो 60 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं और उस गांव के बच्चे जो खेलना चाहते हैं वो यहाँ से पहले 60 किलोमीटर दूर जाएंगे, फिर खेलेंगे। क्या मालूम उन्हें मैदान मिले या ना मिले। तो ये जिस तरीके से सरकार नहीं ये विधायकों से पूछती है, अपने नुमाइंदों से नहीं पूछना चाहती है कि हुआ क्या उस फंड का, वैसे ही लोगों को इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए सोचकर कि जब तक सरकार अपने काम में किसी भी तरह से लोगों का दखल जब तक नहीं होता, जब तक सवाल नहीं पूछा जाता, तब तक सरकार को भी चुप रहना है। अब इसी पर, क्योंकि खेल संवाददाता हमारे साथ हैं आसिफ रशीद, सारी बातें सुनकर, क्योंकि अभी हमने कुछ लोगों की बातें आपको सुनवाई है और अभी बची भी हैं, वो लोग जो ऐसे काम करते हैं, जितनी मर्जी खामियां हो, जितनी मर्जी कमियां हो, रास्ता तय करना है, मंजिल तक पहुंचना है तो खुद ही रास्ते बनाकर निकलते हैं। उनकी बात भी हम आपको सुनाएंगे, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री तक करते हैं। इसका मतलब ये कि अलार्म है ये कि लोग खुद जगकर करना चाहें खुद के लिए तो करें, वरना सरकार तो आती जाती रहेंगी। बिल्कुल, अगर देखिए हम आपने सरकारों की बात की तो हाल ही में अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो खेलो इंडिया के तहत एक नई स्कीम शुरू की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और इस स्कीम का सबसे जो अच्छी चीज थी वो ये थी कि गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है कि वहां पर इससे पहले सरकारें काफी पैसा खेल के मैदानों के लिए खर्च करती रही हैं, लेकिन परेशानी ये थी कि जो ग्रामीण इलाके हैं, विशेषकर जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पे जैसे पढ़ाई में एक स्पेशल कोटा होता है, खेल के मैदान के लिए भी इसी तरीके से सरकार की तरफ से उन खिलाड़ियों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि लगातार सरकार की तरफ से इतना पैसा खर्च किए जाने के बावजूद भी
ये पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचा। और जिस तरीके से अभी ललित साहब ने भी एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखी कठुआ की, आप बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने इस वक्त जो इंडोर और जो आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे, जो स्टेडियम्स थे, वो 2 दर्जन से ज्यादा हैं, जबकि अगर पॉपुलेशन बेस देखा जाए जिस हिसाब से होने चाहिए थे उतने नहीं हैं। और यही वजह है कि जहां तजम्मुल इस्लाम, मिथुन मनाज, परवेज रसूल और जो दूसरे अभी हाल ही में हमने देखा जो मंजूर डार, जिन्हें पांडव के नाम से जाना जाता था, वो आईपीएल में जाते। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर से खिलाड़ी नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक तरफ हमारी उम्मीदें हैं कि प्लेयर्स जाएंगे, साथ में आसमान को छुएंगे, उनने अपने स्टेट का, देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की यह हालत है। इसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो खामी है वो केंद्र सरकार की तरफ भी और केंद्र सरकार पे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर खेलो इंडिया के तहत या उससे पहले भी जितने भी फंड्स जो सरकार की तरफ से दिए गए, शायद उनका हिसाबो किताब समय समय पर नहीं लिया गया। यही वजह है कि 2013 में हमने देखा श्रीनगर में 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी बने, स्टेडियम्स जो जिनमें आउटडोर स्टेडियम भी शामिल थे, उनका काम तो शुरू किया गया, लेकिन आज तक वो काम अधूरा है। इसके लिए उंगली सरकार, केंद्र सरकार की तरफ उठना भी लाजमी है। वहीं अगर जम्मू की बात करें तो वहां पे एक स्टेडियम जो बनाया गया है, जिससे साल में एक बार मिट्टी डाल दी जाती है। मैं क्रिकेट की बात करूं, फुटबॉल की बात करूं, तो एक ही स्टेडियम जिसे फुटबॉल के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी यूज किया जाता है, जबकि हमारे पास इतना पैसा जाने के बावजूद भी एक पिच पे मिट्टी चेंज करने के लिए हमारे पास वो पैसा खर्च होता तो है, लेकिन अफसोस है कि केंद्र सरकार की तरफ से या जो जिम्मेदार हैं, बड़े पदों पे बैठे हैं, उनकी तरफ से पूछा नहीं जाता। अगर ये होता तो शायद हमें और परवेज रसूल और मिथुन मनाज और दूसरे जो ईएन देव सिंह दोबारा मिल सकते। दुखद ये है कि ये सिलसिला आज नहीं शुरू हुआ है, वर्षों से ऐसा चल रहा है। सियासतदान आते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, और नए जब चुनाव आते हैं तो नई नई बातों में उम्मीदों की बात करते हैं, उड़ान की बात करते हैं। हम आपको जरा वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए एक खिलाड़ी की तारीफ की, जम्मू कश्मीर की धरती से ही निकलकर किस तरह की उड़ान भरी उसने, वो जरा सुनिए। मैं कश्मीर की एक बेटी हनाया निसार के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने कोरिया में कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हनाया 12 साल की है और कश्मीर के अनंतनाग में रहती है। हनाया ने मेहनत और लगन से कराटे का अभ्यास किया, उसकी बारीकियों को जाना और स्वयं को साबित करके दिखाया। मैं सभी देशवासियों की ओर से उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हनाया को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मैं स्क्वायर मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ, जिसमें मेरा येलो बेल्ट है और मैं ये गेम 4 साल से खेल रही हूँ। एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फैमिली से तो सपोर्ट मिलता ही है, मतलब जिसको मिलता है वो बहुत आगे जाता है। फैमिली सपोर्ट करती है, परिवार उन तमाम परेशानियों को झेलता है। एक और परेशानी जिसे झेलकर आज एक साइकिलिस्ट ने दरअसल जम्मू कश्मीर से बाहर निकलकर नाम रोशन किया है, वो भी आपको सुनवा देते हैं कि एक जगह पर मुसीबत नहीं है। कौन सा ऐसा खेल बचा है जहां पर लोगों को सहूलियत मिल रही है, हम वही तलाश रहे थे। एक साइकिलिस्ट की जुबानी आप सुनिए। साइक्लोथॉन का इतना क्रेज था कि अपने जम्मू कश्मीर से बाहर निकलकर पड़ोसी राज्यों के अंदर भी मेडल हासिल कर लिए। आपसे भी बात किया था, उन्हें साइकिल जरूरी है इसमें, तो उसके बाद घर वालों ने भी साइकिल थोड़ा अरेंज किया था 50-60 हजार तक। बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस पे थोड़ा सीनियरिटी भी जरूरी थी। कोच नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए भी सीखना, और साइकिल का मैकेनिक भी नहीं था। पहली बार मैं कर्नाटक गया था खेलने के लिए नेशनल चैंपियनशिप, तो उसके बाद साइक्लोथॉन होने वाला, तो इसमें 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 20 तक प्राइज थे। तो मेरा 16वां प्राइज आया था उसमें 20,000। तो उसके बाद मैं गया था इंदौर साइक्लोथॉन में, उसमें भी प्राइज आ रहे थे। दिल्ली गया हूँ, उसमें भी प्राइज। उसके बाद नेशनल गया था केरला, तो उधर पर बहुत टेम्परेचर था, जिसके वजह से कश्मीर में उतना टेम्परेचर नहीं है, उधर तो बहुत टेम्परेचर था उसके वजह से, और हिली एरिया ज्यादा था, तो वहां पर ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया हूं मैं। तो ये वो मुसीबतें हैं जो किसी भी खिलाड़ी को जम्मू कश्मीर में अगर झेलनी पड़े तो उसके बाद
सरकारों को तो कम से कम श्रेय नहीं लेना चाहिए। हिलाल हंजूरी, जो अभी हमने 2 प्लेयर की जुबानी सुनवाया कि मुश्किलात बड़ी हैं, उड़ान तोड़ना चाहते हैं, बस उम्मीदें ही हैं उसके लिए और कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए लोगों तक नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब धरातल पर हो ही कुछ नहीं रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में उन तमाम बातों पर कहीं ना कहीं पलीता लगता है जो कहते हैं कि करोड़ों का फंड है सरकार की तरफ से खेलने के लिए, खेलो इंडिया की बात भी होती है। जम्मू कश्मीर से एक खिलाड़ी निकलकर दूसरे राज्य तो पहुंच सकता है इन हालात में, देश में अगर किसी और जगह वो खेलना चाहे तो मुमकिन नहीं, पड़ोसी राज्यों तक तो मुमकिन है कि वो पहुंच जाए किसी सहारे से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का तो ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने जिस लड़की के बारे में अभी जिक्र किया और कराटे में उसे गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे मेडल जो हासिल किए हैं, लेकिन उन्हें कोचिंग फराहम करने की जहां तक बात आती है तो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, वो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता है। यही वजह है कि ऐसे खिलाड़ी फिर अपने जो पेरेंट्स है या अपने घर के अफराद है उन पर बोझ बन जाते हैं। न सिर्फ इतना, जिस साइकिलिस्ट की आपने बात की है, क्या जम्मू कश्मीर में कोई साइकिल ट्रैक ऐसा है जो इसके लिए यूनिक होते हैं? कहीं पर भी नहीं है। इस बार पहली बार जो डीजी स्पोर्ट्स है उन्होंने इस बार इस चीज को नोटिफाई किया है और उन्होंने कहा कि आइंदा जो प्लान होगा उसमें इन चीजों को देखा जाएगा कि जो साइकिलिंग के लिए मखसूस ट्रैक्स होते हैं उनकी तामीर जो है वो इस साल शुरू की जाएगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस तरह के वादे इससे पहले भी आई है। साल 2012 की मुझे याद है कि जब उस वक्त की गवर्नमेंट थी और ताजुद्दीन साहब स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक स्टेडियम और उसके साथ साथ एक इंडोर स्टेडियम बनेगा। न सिर्फ इतना बल्कि हर स्टेडियम में एक हॉस्टल की भी जरूरत है। और उसके साथ साथ अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो मौसम है, तो सरमा के दौरान यानी विंटर्स के दौरान हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर यहाँ पे बर्फबारी या बारिशें होती रहती हैं, मौसम काफी सर्द रहता है। तो इस वजह से यहाँ इंडोर स्टेडियम्स की ज्यादा जरूरत थी ताकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उसको जारी व सारी रखा जा सकता है। यहाँ कुछ ही इंडोर स्टेडियम्स है जहां पर हम देख रहे हैं कि बच्चे शदोमत से जाते हैं और वहां पर जो है प्रैक्टिस करते नजर आ रही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं, जो कोचिंग का जहां सवाल है कि हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो खेलना चाहते हैं, जिनको शायद ये जानकारी भी ना हो कि हम आखिर इसका हिस्सा कैसे बने, स्टेडियम तक पहुंचे या सुविधा हमें मिलेगी कैसे। बहुत से ऐसी तादाद भी लोगों की होगी, लेकिन पढ़े लिखे वो खिलाड़ी जिनको वादा किया गया था एसआरओ के तहत, उनके भविष्य की चिंता करने का क्या उनका कुछ हुआ? जी बिल्कुल नहीं, मैं यही बात आपसे अर्ज करना चाहता था कि अगर हम श्रीनगर की आउटस्कर्ट्स की देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो गांव देहात के लोग हैं उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यही वजह है कि जिस जॉब की आप बात करते हैं कि स्पोर्ट्स में कोई जॉब हासिल करे, उस पर तो लोगों का तवज्जो बहुत कम है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके अंदर टैलेंट है वो कहीं ना कहीं नर्श हो जाए, उनका वो मौका मिले, उनको वो फील्ड मिले, उनको वो प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने टैलेंट को पहले दिखाए, उसके बाद वो उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार का जो है वसीला बन सके। ललित खजूरिया, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि आखिर सरकार तो कहती है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, खेल के मैदान के अंदर वो तमाम सहूलियत देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से अंदर अगर बच्चा पढ़ने के बाद खिलाड़ी बनना चाहे तो कोई खेल ना बचे जो मैदान में ना खिलाया जाता हो, स्टेडियम में ना खिलाया जाता हो, या कोच ना हो जिस खेल का, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो पिछले बहुत सालों से ऐसे चल रहा है। नजदीक भविष्य में आपको लगता है कि इस मामले में कोई ऐसा संज्ञान लिया जाएगा जिससे वाकई में कोई तो बात सच हो? प्रियंका, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई इस तरह की बात सामने आएगी कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं या फिर जिनको ये जिम्मा सौंपा गया है कि आपको अच्छे खिलाड़ी पैदा करने, आपको अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढना, टैलेंट को ढूंढना है, क्योंकि इनका काम होता है तनख्वाह ली और 6 बजे के बाद जितनी भी इनका टाइमिंग होता है 10 से 6, 4 या फिर गर्मियों में 8 से 1 बजे तक, मतलब जो भी इनका टाइमिंग होता है ऑफिस का, उसके बाद इनका काम होता है घर में जाना। आप देख लीजिए, बच्चों को खेलने के लिए जब तक आप स्टेडियम नहीं दोगे, मैं आपको आरसपुरे का एक किस्सा सुनाऊंगा। एक बड़ा अच्छा धावक लड़का है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसे जब यहाँ पे स्पोर्ट में यहाँ पे दौड़ने नहीं दिया, उसने यूनिवर्सिटी की ओर रुख किया। जब यूनिवर्सिटी के ट्रैक पर उसे नहीं दौड़ने दिया तो वो बच्चा, मतलब गरीब परिवार से वो लड़का, और रोज के रोज वो कोई 30 किलोमीटर भागता है। आप सोच लीजिए कि यहाँ का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसने उसकी ये मतलब एक पुकार तक नहीं सुनी। वो चिल्लाता रहा कि मुझे नए जूते लेकर दीजिए, मुझे ये करना है। जब आप बच्चों को प्रोत्साहित भी न करोगे, और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि पेरेंट्स भी जो हैं वो भी क्यों दांव पर लगाएंगे अपने बच्चों का भविष्य इस खेलों में।
जब पढ़ाई का भी एक इतना बोझ है और दूसरा ये श्योरिटी नहीं है कि क्या हमारे बच्चे में जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, क्या उस तरह के यहाँ पे हमारे पास कोचेज हैं, क्या उस तरह के हमारे पास यहाँ के और बेहतरीन बाहर के कोचेज आएंगे कि जो हमारे बच्चों का टैलेंट जो है वो सामने लाएंगे। जब तक इस तरह के जो हुनरबाज होते हैं, जो अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, जब जोहरी नहीं होगा अच्छा, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि हाँ ये हीरा, इस हीरे को ये सच इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो खिलाड़ी, जो तमाम लोग बाहर निकलकर खेलना चाहते हैं राज्य के अंदर, जब वो सुविधाएं तलाशने जाते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत ये आती है कि ये उस तबके की बात हो रही है जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता सुविधाएं, जो अपनी बात नहीं पहुंचा सकता सरकार को, और जब तक ये बात पहुंचती है तब पता चलता है कि वो खिलाड़ी वाकई में खेलकर आगे निकल गए, किसी और राज्य के अंदर जाकर मेहनत कर रहे हैं, या फिर अपने राज्य के अंदर जो हो रहा है उसका रोना रो रहे हैं। लेकिन जिनके पास वाकई में करने का मौका है, जिन पार्टियों को सत्ता में रहने का मौका मिला, जिनके पास स्पोर्ट्स काउंसिल में जाने का उनको कहीं ना कहीं भविष्य के अंदर भी लग रहा है कि शायद हमारे कब्जे में फिर से आ जाएगा, क्या उनके किसी भी ऐसे खाने में कहीं पर खेल का जिक्र भी है जिनके लिए वो बातें करते हैं? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लेकिन ये वाकई में सियासी शतरंज का सबसे बड़ा मोहरा बनकर रह गए हैं, खेल भी और खिलाड़ी भी। जम्मू कश्मीर के हालात यही हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद इसे देखकर भी समझ पाएं कि ये रिपोर्ट्स आपको ही बोल रही हैं कि आपको शायद उस वक्त का ख्याल करना चाहिए जब आप सियासत में रहते हैं। सियासत के बाहर निकलकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं और बातों से सिर्फ आप वोट ही बटोरते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।